नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम एक अहम मुद्दे पे बात करेंगे डिंडोरी जिले की। डिंडोरी जिले में एक मतलब तत्कालीन उस समय के एक सहायक आयुक्त जो थे आदिम जाति कल्याण विभाग के, अमर सिंह उइके, इस इन दिनों खास चर्चा ऐसी है कि उनके ऊपर तकरीबन बताते कि 10 करोड़ का मतलब मामला है भ्रष्टाचार का, वो लगा हुआ है और उजागर भी हुआ है। अभी तो ये 2-2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति का मामला है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें तो शिकायत हुई थी और तकरीबन 4 से 5 साल बाद अब जाके उनकी एफआईआर दर्ज हुई है थाने में। और अभी वो इस समय मतलब वर्तमान में देखा जाए तो वो सिवनी जिले के मतलब सहायक आयुक्त थे आदिम जाति कल्याण विभाग के। तो ये मामला मतलब कैसे सामने आया, आज हम इन्हीं से इसी विषय में चर्चा करेंगे कि ये सारी चीज़ों को मतलब जो इतनी बड़ी मामला था भ्रष्टाचार का, ये मतलब उजागर करने में जो देवेश चौधरी जी हैं, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, दलित चिंतक भी हैं और एक पत्रिका है तीसरा पक्ष, उसके संपादक हैं, इन्होंने अहम भूमिका निभाई। आज हम इन्हीं से बात करते हैं। और देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद आपका प्राइवेट भी। टाइम्स में। तो ये जो ये तात्कालीन जो सहायक आयुक्त थे अमर सिंह उइके, तो ये मामला मतलब कैसे सामने आया? मंगलेश जी, चूंकि आपके ट्रैवल टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, जय जोहार। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज ये चर्चा आयोजित की है। चूंकि आप आदिवासी क्षेत्र में काम भी करते हैं और उनके मुद्दों को आप अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाते भी रहते हैं। ये 2021 में ये मामला हमारे संज्ञान में आया था कि डिंडोरी के तत्कालीन सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग श्री अमर सिंह उइके जी के द्वारा न केवल छात्रवृत्ति में घोटाला किया गया है, अपितु इनके द्वारा निर्माण कार्यों में भी घोटाला किया गया है। और आपको पता होगा मंगलेश जी कि केंद्र सरकार के जनजाति मंत्रालय के द्वारा स्पेशल कंपोनेंट फंड जो आवंटित किया जाता है आदिवासी जिलों में, जिसमें राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप नहीं रहता है, उस पैसे का भी किस तरीके का बंदरबांट और दुरुपयोग हो रहा है, ये उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने कार्यकाल के दौरान अमर सिंह उइके ने न केवल वहाँ पर 22 कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की और उनका नियमितीकरण किया, इसके लिए उन्होंने किसी प्रकार से शासन से कोई मंजूरी नहीं ली। ये अपने ही अधीनस्थ कर्मचारियों के खातों में जो भारतीय स्टेट बैंक डिंडोरी में जो खाते खुलवाए गए थे और उन खातों में जो है राशि ट्रांसफर करते थे, ये छात्रवृत्ति की राशि, और बाद में वो कर्मचारी जो है इनके पर्सनल खाते में राशि ट्रांसफर करते थे। उस राशि का ये इतना दुरुपयोग करते थे कि इन्होंने बाकायदा जो है उसकी अपने गाँव में जमीन भी खरीदी, बाकायदा हाईवे से लगी हुई जमीनें खरीदी, इन्होंने अपना पेट्रोल पंप का संचालन भी कर रहे थे और इन्होंने अचल संपत्ति भी भारी तादाद में बनाई। इनके घर में ट्रैक्टर, ट्राली, फोर व्हीलर, तमाम प्रकार की सामग्री थी। एक शासकीय कर्मचारी जो है जिसका वेतन ही जो है 70-80 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं है और उसके पास करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेना, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि सरकार जिस लोक कल्याणकारी भावना के तहत जनजाति वर्ग के बच्चों के उत्थान के लिए उनको छात्रवृत्ति भेजती है, उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बाकायदा उनको जो मूलभूत उनकी जरूरतें हैं उनके लिए सामग्री उपलब्ध कराती है, उसके लिए बजट उपलब्ध कराती है, उस बजट का किस तरीके का दुरुपयोग होता है, किस तरीके का बंदरबांट होता है, अमर सिंह उइके एक मोहरा मात्र है। इसमें जो है निश्चित रूप से विभाग से लेके प्रशासन के काफी बड़े मगरमच्छ भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होती है तो इसमें कई ऐसे चेहरे भी बेनकाब होंगे मंगलेश जी, जो वास्तव में जो ये दावा कर रहे हैं कि हम इस मामले की जांच करा रहे हैं, बल्कि जांच उनके ऊपर भी बैठेगी। इसलिए नहीं, लेकिन ये जो मामला जो था ये लंबा समय लगा, काफी 4-5 साल लगा, ये कारण क्या मानते हैं? चूंकि ये कोरोना काल के समय यह बात हमारे संज्ञान में आया था 2021 में यह मामला। उसके बाद शिकायत की गई, शिकायत पे जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तत्कालीन कलेक्टर डिंडोरी के द्वारा भी इस मामले में किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तब बाध्य होकर शिकायतकर्ता के द्वारा हैं और हम लोगों के द्वारा प्रेरित करने पे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक SC/ST के लोगों के बीच में काम करने के नाते ये हमारा एक नैतिक और सामाजिक दायित्व बनता था कि इस तरीके के भ्रष्ट लोगों को दंडित किया जावे। तो UW के DGP को और लोकायुक्त को व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह शिकायत दी गई और तथ्यों के साथ शिकायत दी गई, जिसमें बाकायदा भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर भी थे और खातों में कितनी राशि ट्रांसफर हुई, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, उसकी कॉपी भी लगाई गई थी और शपथ पत्र पर शिकायत दी गई थी। और उसके बाद फिर चुनाव आचार संहिता लग गई, उसके पहले जो है मामले को दबा दिया गया। यहाँ लोकल लोकायुक्त, जलपुर लोकायुक्त कार्यालय में भी शिकायत दी गई थी, लेकिन यहाँ भी किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्ट लोगों का जो नेटवर्क है कितना मजबूत रहता है। बाद में जो है जब नई सरकार आई और फिर आचार संहिता खत्म हुई तो इस मामले में जब दबाव पड़ा, ज्ञात अज्ञात दबाव जो पड़ा होगा, उसकी वजह से यह प्रकरण जो है चर्चा में आया और संबंधित व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज हुई है। लेकिन उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामले की गहराई से जांच हो, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं। और मुझे यह जानकारी लगी है कि डिंडोरी कलेक्टर के निर्देश पर
वर्तमान सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला जी के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई अमर सिंह उइके की, जबकि संतोष शुक्ला स्वयं इस भ्रष्टाचार में लिप्त खुद ही भ्रष्ट है, वो व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट है। वो जहां जहां रहे उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस व्यक्ति के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे जो है अगर अपने को पाक-साफ बता रहा है और संबंधित व्यक्ति की एफआईआर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आगे चल के इस मामले में फिर लीपापोती की जाएगी। इसमें संतोष शुक्ला को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उनके भी कारनामे जो है जग जाहिर है कि उनके संज्ञान में जब मामला आ गया तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला क्यों नहीं लाया, और जब वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया, जब उन्होंने उनको बोला तो उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इसका तात्पर्य यहाँ पे यह है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई सुमोटो नहीं लिया था, इस सिस्टम में वो भी इन्वॉल्व है। अब जैसे बात करते हैं जबलपुर की, जबलपुर संभागीय कार्यालय है जी, यहाँ पे संभागीय अधिकारी बैठते हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट का हुआ कमिश्नर बैठता है, तो क्या इनके नॉलेज में नहीं था? क्या ये सभी के नॉलेज में था मंगली जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आदिम जाति कल्याण विभाग में, जनजाति विकास विभाग में कई दशकों से एक नेक्सस काम कर रहा है, एक सिंडिकेट बन गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग भ्रष्ट हैं। और उसमें ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आप जैसे अगर कुछ लोगों को अपवाद मान भी लें, तो पत्रकारिता जगत में काम करने वाले भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। वहाँ के जो छोटे भैया पत्रकार हैं उनको भी खर्चा मिलता था, इसलिए उन्होंने भी इस तरीके के मामले को दबाया। और जबलपुर में जो है संभागीय उपायुक्त तो बैठते हैं जनजाति विकास विभाग के, उनके कानों में भी जू नहीं रहेंगी, जबकि उनके संज्ञान में भी मामला था। तो ये अमर सिंह उइके की इतना करामात था कि वो सबको सेट करके रखते थे और उन्होंने सबका मुंह बंद करके रखा था पैसों से, और वो ये मान के चलते थे कि मेरा कुछ नहीं होगा। बल्कि मुझे तो यह संज्ञान में आया था कि वो उन्होंने बीआरएस लेके चुनाव लड़ने की तक तैयारी कर ली थी कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, लेकिन चूंकि किसी पार्टी ने उनको घास नहीं डाली, इसलिए जो है उन्होंने देख लिया, उनके पास पैसा था। उन्होंने ये तक बोला था पार्टियों को, ये मुझे अपुष्ट सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई 1 करोड़ रुपए ले ले हमसे और हमको पार्टी की टिकट दे दे, ताकि वो जो है हमारे पुराने भ्रष्टाचार भी छुप जाएंगे और हम जनप्रतिनिधि बन के जो है नए तरीके के भ्रष्टाचार करेंगे। लेकिन चूंकि उनके कारनामे इतने मंजरे आम हो चुके थे कि किसी भी पार्टी ने जो है उनके ऊपर हाथ नहीं रखा, और ये मंत्रालय में भी अटैच रहे। इनको मंत्रालय से फिर सिवनी भेजा गया और सिवनी में भी इनके कारनामे जग जाहिर थे। लेकिन ये जो उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये इनके जो डिंडोरी जिले में इनके द्वारा जो घपले किए गए थे उस पर हुई है। क्या मामले ये थे कि इनके द्वारा जो है छात्रवृत्ति राशि जो आती थी बच्चों को बांटने के लिए, उस छात्रवृत्ति की 3 से 5 करोड़ रुपए की राशि जो है बच्चों के खाते में गई नहीं है। और वो इन्होंने जो है कुछ कर्मचारियों के खाते खुलवाए, कुछ अपने परिचितों के खाते खुलवाए, कुछ रिश्तेदारों के खाते खुलवाए, उन खातों में वो राशि ट्रांसफर की और उन खातों से वापस अपने खाते में वो राशि इन्होंने ट्रांसफर करवाई थी। इसके अलावा इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की, उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया। इन्होंने जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज की भर्ती की, वहां पर रसोइयों की जो भर्ती की, वहां पर चौकीदारों की जो भर्ती की, उसमें इन्होंने जो है शासन से किसी प्रकार का अप्रूवल नहीं लिया, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में कोई मामला नहीं लाए, ना जिला पंचायत से कोई अनुमोदन लिया, ना जिला प्रशासन से कोई अनुमोदन लिया। इन्होंने अपने जो है पावर का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने खुद भर्तियां की, और प्रत्येक भर्ती में 3 से 5 लाख रुपए तक की इनके द्वारा घूस ली गई थी, और बाकायदा उसकी पूरी तथ्यात्मक हम लोगों के द्वारा कंप्लेंट दी गई थी। और उन कंप्लेंटों की आप देखिए, अभी तो एफआईआर दर्ज हुई है, अब इसकी जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो ये आधार क्या बात है? जब शिकायत करने के लिए इतने बड़े अधिकारी की जो शिकायत होती है तो काफी मतलब एविडेंस की जरूरत पड़ती है जी। तो ये मतलब कैसे अवेलेबल हुआ है? जैसा कि मंगली जी आपने बताया कि ये जब किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत की जाती है तो ये एक संवेदनशील विषय हो जाता है, क्योंकि शिकायत यदि झूठी पाई गई तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर मानहानि की कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब शिकायत की जाती है तो बाकायदा पूरे तथ्य, पूरे एविडेंस और पूरे साक्ष्य एकत्रित कर लिए जाते हैं। चूंकि साक्ष्य हमको जो है विभाग के ही कुछ कर्मचारियों के द्वारा दिए गए थे, और मैं समझता हूं कि उनका नाम उपन करना नैतिकता के नाते भी उचित नहीं है। तो ये जो तथ्य जो प्राप्त हुए थे, ये बाकायदा जो है वहां के कर्मचारी जो उनसे त्रस्त थे उनके द्वारा ही बताए गए थे, और उनके द्वारा जब बताए गए थे तो हम लोगों ने फिर उसके अंदर तक गए, खोजबीन की तो उसके कुछ कागजात हासिल किए, और वो कागजात जो है सीधे लोकायुक्त में दिए गए, वो ईओडब्ल्यू कार्यालय में दिए गए, और उसके बाद की स्थिति आपके समक्ष है, आपके सामने है कि एफआईआर दर्ज हुई। तो आपको क्या लगता है ये जो मामला सामने आया, तो ये मतलब पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे मतलब ऐसे भ्रष्टाचार हुआ होगा? जी, ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिसका चोरी पकड़ी नहीं गई है वो अभी तक ईमानदार होने का ढोंग कर सकता है मंगलेश जी। लेकिन ये पूरे 53-54 जिलों की कहानी है, और हर जिले में इस तरीके का भ्रष्टाचार का देखें तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम साबित हो गई है कि जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति के साथ साथ उनके वहां पर किस तरीके की नियुक्तियों में कोई पारदर्शिता का सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। और जब आपको मालूम है कि नई नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है, लेकिन क्लास 1 ऑफिसर होने के नाते सहायक आयुक्तों को यह अधिकार दे दिया जाता है जनजातीय क्षेत्रों में कि वो अपने स्तर पे स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए भर्ती कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि बेरोजगारी चरम पर है,
तो लोग सरकारी नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। तो उसी चीज़ का फायदा उठाते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी जो है बाकायदा अपने जो अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भर्ती करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। और यह भ्रष्टाचार तो सिर्फ एक मतलब समुद्र में डूबी हुई ग्लेशियर की नोक मात्र है। यदि आप इसकी गहराई पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे डिंडोरी तो एक उदाहरण है, एक झांकी है, अभी पूरा मध्य प्रदेश बाकी है। अच्छा, ये इतना सब ये सामने आने के बाद ये कोई मतलब और भी अधिकारी इसमें जो जिले के देखा जाए कहीं इन्वॉल्वमेंट, जो एसी की बात आती है, सहायक आयुक्त जो होते हैं, सारा पावर रहता है, फाइनेंस से लेके सारा डीओ पावर इनके पास रहता है। पैसा भी जो सेंट्रल का आता है, सेंट्रल का सबसे ज्यादा पैसा मतलब मिलता है, चाहे वो 275 ही हो, चाहे विशेष जनजाति का हो, चाहे प्राधिकरण का हो। तो ये पैसा खर्च करने के लिए क्या कोई पारदर्शिता या फिर कुछ ऐसी अपनाई जाती है? देखिए, हम आज पारदर्शितापूर्ण समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है। इस ट्रांसपेरेंसी के बावजूद भी ये तो आपको पता है कि ये जो खर्च करने की जो राशि का क्या हमको खर्च करना है, राशि का हमको कितना उपयोग करना है, ये अधिकार आज भी जो है जनजाति विभाग में उनके सहायक आयुक्तों को दिया गया है। भले ही नियंत्रण अधिकारी के रूप में सीओ जिला पंचायत और कलेक्टर होते हों, लेकिन आपको पता होगा कि बहुत सी चीज़ें जो है अपने विवेकाधीन तरीके से ये लोग करते हैं और उस चीज़ का, उस कमजोरी का ये फायदा उठाते हैं और उसमें अपनी जो है जेब को गर्म करते हैं और जम के भ्रष्टाचार करते हैं। आप ये इस बात को इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो विशेष प्रशिक्षण देने की बात आती है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षण के लिए भी राशि आवंटित होती है मंगलेश जी, ये भी आपको पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पे इनका प्रशिक्षण करने के लिए भी, वर्कशॉप करने के लिए भी राशि आवंटित होती है। आपको ये भी पता होगा कि स्पेशल कंपोनेंट फंड के नाम पे भी इनको पैसा प्राप्त होता है। आपको ये भी पता होगा कि जनजाति विभाग का एक काफी बजट होता है, जो केंद्र का और राज्य का बजट दोनों मिला के इस जो रिमोट एरियाज रहते हैं उसमें खर्च करने की इनको यह पात्रता रहती है, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बच्चों का होता है। लेकिन उसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं और इस वर्ग के बच्चों का शोषण करते हैं। और शोषण कई स्तर पे होता है। शोषण सिर्फ पढ़ाई पर नहीं होता है, शोषण सिर्फ छात्रवृत्ति में नहीं होता है। शोषण उनके लिए जो खरीदी होती है, चाहे वो बर्तन की खरीदी हो, चाहे वो बिस्तर की खरीदी हो, चाहे वो पलंग की खरीदी हो, चाहे फर्नीचर की खरीदी हो, चाहे वो प्रकाश व्यवस्था हो, चाहे वो बाउंड्री वाल बनवाना हो, चाहे वो खेल का मैदान बनवाना हो, चाहे वो भवन बनवाना हो, इतनी ज्यादा अनियमितताएं होती हैं कि उस पर अनियमितताओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। और जिन अधिकारियों के संज्ञान में मामला आता है वो भी कहीं ना कहीं ले दे के ये पूरा मामला सेट हो जाता है। यही कारण है कि कई शिकायतें जो है दब जाती हैं, उभर नहीं पाती। संतोष शुक्ला जो वहां पे भी एसी बैठे हुए वर्तमान में डिंडोरी में, इन पे ही मंडला में जब थे काफी भ्रष्टाचार का मामला रहा, लोकायुक्त ईडब्ल्यू की टीम भी गई थी। बताया जाता है कि पूरा डाटा लेके, कंप्यूटर वगैरह लेके फरार हो गए थे। उसके बाद इनको क्लीन चिट दे दी जाती, इनको डिंडोरी में बैठा दिया जाता। अभी वहां पे भी ऐसे इनका भ्रष्टाचार का कई मामले सामने आए। इसके बाद पता लगा वहां पे भी जब जांच टीम बैठी थी वहां से भाग गए। अब हमको विभागीय सूत्र, जो ट्रैवल डिपार्टमेंट के कुछ खास विभागीय सूत्र जो है वो बताते हैं कि अभी जब संतोष शुक्ला पे भी जब जांच बैठी थी तो ये छिंदवाड़ा जिले में मतलब थे, वहां पे फरारी काट रहे थे या फिर वो जांच के डर के वजह से वहां छुपे हुए थे। तो उनको पनाह ईओडब्ल्यू का एक रिटायर अधिकारी दिया था। अभी हम उसका नाम उजागर नहीं कर रहे उस अधिकारी का, बहुत जल्दी करेंगे। तो उस अधिकारी के यहाँ ये थे। अब बताइए, जब ईओडब्ल्यू के अधिकारी के यहाँ बैठे हैं, बताइए छुपे हुए हैं उनके घर पे जाके, उनके फार्म हाउस पे, तो क्या आपको लगता नहीं कि ईओडब्ल्यू पे भी सवालिया निशान उठते हैं, ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त पे भी उठते हैं? तो ये मतलब कहाँ से मतलब पारदर्शिता की और रामराज की बात करते हैं हम? ये बात से मैं सहमत हूं आपकी मंगलेश जी, और ये बात जो आपने अभी कही है मैं पूर्व में भी आपको कह चुका हूं कि जब हमारे द्वारा लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई, ईओडब्ल्यू कार्यालय जबलपुर में शिकायत की गई, तो दोनों कार्यालयों के द्वारा किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए बात होके हमारे एक प्रतिनिधि मंडल को भोपाल जाके जो है ईओडब्ल्यू के डीजीपी को और लोकायुक्त महोदय को शिकायत देनी पड़ी, और उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से आए दिन आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि अमर सिंह उइके जो है अपना मोबाइल बंद करके जो है फरार हो गए हैं, तमाम चीजें हैं। तो मैं कहना तो यही कि पूरे सिस्टम में घुन लग चुकी हुई है। आप अगर संतोष शुक्ला के उदाहरण के माध्यम से आपने अगर ये बताने की कोशिश की है कि ईओडब्ल्यू के एक रिटायर अधिकारी के द्वारा उनको पनाह दी गई थी और सिस्टम लोकायुक्त के एक अधिकारी के द्वारा उनको पनाह दी गई थी और उनके कुकर्मों पर पर्दा डालने का काम किया गया था, तो सिस्टम इसी तरीके के भ्रष्ट लोगों को बचाने का काम करता है। इसलिए आम आदमी का सिस्टम से धीरे धीरे भरोसा उठता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इस सिस्टम के बाहर जा नहीं सकते, हमको सिस्टम के अंदर रह के ही कार्रवाई करवानी है। इसलिए हमारी ये कोशिश थी
कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से फिर हमको तमाम एविडेंस जो हमने ईओडब्ल्यू को लोकायुक्त को दिए थे उनको लेके हम हाई कोर्ट में जाते और हाई कोर्ट में ये कहते कि आप इस संबंध में जो है स्वतंत्र एक जांच कमेटी का गठन करवाइए, क्योंकि जो कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, जो सक्षम प्राधिकारी हैं, उनके द्वारा जिनको बैठाला गया इस तरीके के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक्शन टेकन अथॉरिटी के रूप में कार्रवाई करने के लिए, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय इस संबंध में डायरेक्शन जारी करे। हम उसमें जाते, लेकिन इसके पूर्व जो है उनको सद्बुद्धि आई और इस तरीके के भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। तो अब ये संतोष शुक्ला बैठे हुए हैं, अभी आंदोलन भी चल रहा है, गोंडवाना पार्टी लगातार उनको हटाने की मांग कर रही है, बड़े स्तर पे आंदोलन, जिला पंचायत से लेकर सारे मतलब अधिकारी, मतलब सामाजिक संगठन, पार्टियां भी लगी हुई हैं, लेकिन संतोष शुक्ला को हटा नहीं पा रही सरकार। ऐसा मतलब हमारे सूत्र बताते हैं कि संतोष शुक्ला जो है, उनके मतलब पॉलिटिकल कनेक्शन जो है, पारिवारिक रिश्ते हैं, और वो पारिवारिक रिश्तों का मतलब पूरा फायदा उठा रहे हैं, और कई अधिकारियों को तो वो खुद बचाते भी हैं, और बताया जाता है कि पूरा भ्रष्टाचार ये एसीबी वहां पे कर रहा है, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो क्या आप लोग को लगता है कि ऐसे अधिकारियों को भी नहीं होना, क्योंकि ट्राइबल की बात होती है तो ट्राइबल का ही अधिकारी होना चाहिए? देखिए, ट्राइबल क्षेत्र में ट्राइबल अधिकारी ही होना चाहिए, लेकिन संतोष शुक्ला ने पूरी नौकरी जो है ट्राइबल क्षेत्र में करके निकाल दी है, और अभी भी वो जो है वहाँ क्लास 1 ऑफिसर बने हुए हैं। मंडला में इनके कारनामे इतने चर्चित हुए थे, ये हमसे आपसे किसी छुपा हुआ नहीं है। डिंडोरी में भी इन्होंने अमर सिंह उइके को बचाने का काम किया। अमर सिंह उइके, हमारे सूत्रों से तो हमको यह भी जानकारी मिली है कि अमर सिंह उइके से बकायदा इन्होंने मोटा खर्चा भी लिया था कार्रवाई न करवाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे जो है ये साधु बन के सामने आए हैं, एफआईआर ये करवा रहे हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? तो इनको तो हटा के मतलब कायदे से इनको तो दूरी रखना चाहिए। ये हमारी मांग है कि संतोष शुक्ला को भी हटाया जाए, क्योंकि संतोष शुक्ला के रहते हुए निश्चित रूप से जो विवेचना है और जो जांच है, वो जांच कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, और वो जांच न केवल प्रभावित होगी बल्कि इससे होगा ये कि जो जांच के छींटे संतोष शुक्ला तक पहुंचना है, संतोष शुक्ला उसको पहुंच लेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए, फेयर इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए संतोष शुक्ला को ही वहां से हटाया जाए, ये हमारी मांग है। अच्छा, अब ये इसमें मोड़ ये भी आ रहा है कि यहाँ तो एफआईआर हो गई डिंडोरी में, अब बात आ रही है कि लोकायुक्त ने मतलब 26 तारीख को मतलब उनको तलब किया है, और अभी हमने सिवनी में ही पता किया है, तो वहाँ पे मतलब अमर सिंह उइके नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनकी वर्तमान पोस्टिंग वहाँ पे आदिवासी कल्याण विभाग में है, और कॉल भी किया तो वो स्विच ऑफ बता रहा। तो क्या लगता है आपको कि अब ये जो इतना सब करने के बाद मतलब ये अब उनको लग रहा होगा डर, या फिर ऐसा मतलब लापता हो गए हैं, तो ये अधिकारी को खुल के सामना करना चाहिए कि मतलब गायब हो जाना चाहिए? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं आपसे बताऊं कि अगर वो सही होते तो वो भागते नहीं, ना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करते। तो इटसेल्फ प्रूव्ड, ये जाहिर है कि अमर सिंह उइके आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, और न केवल डूबे हुए थे बल्कि उन्होंने बकायदा हमारे सोर्सेज पे दबाव डालने की, प्रलोभन देने की कोशिश भी की उन्होंने, तमाम प्रकार की, कि आप शिकायत वापस ले लीजिए, बैठ लीजिए, बात कर लीजिए, तमाम प्रकार की चीज़ें कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतकर्ता के द्वारा किसी प्रकार के शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया गया। ये लोग इसी तरीके का काम करते हैं, और ये अन्य लोगों के संज्ञान में भी ये मामला था मंगले जी, लेकिन चूंकि क्या है कि कुछ लोग अपने स्वार्थों के चलते, कुछ लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए दब जाते हैं, तो ऐसे भ्रष्टाधिकारियों का मनोबल बढ़ता है। उनको ये लगता है कि हम हर किसी को पैसों से खरीद लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को अगर सबक नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हम अपने समाज के नौनिहालों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो हमारे टैक्स के पैसे से जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, हम कहीं ना कहीं उसके प्रति भी जो है नाइंसाफी कर रहे हैं। इसलिए ऐसा, भले ही आज वो व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ हो, वो व्यक्ति भले ही अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित हो, लेकिन ज्यादा दिनों तक फरार नहीं रह सकते, उनको पकड़ में आना पड़ेगा। अन्यथा हम मांग करेंगे कि शासन उनकी जो है अचल अचल संपत्ति को कुर्क करे, और उनके खिलाफ जो है नोटिस जारी करे, और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये है कि इस तरीके के भ्रष्ट तत्वों को अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में अमर सिंह उइके कोई अकेला नहीं है। अगर और भी जिलों की बात करें तो वहां पे जो बैठे हुए हैं, जो सहायक आयुक्त है आदिवासी कल्याण विभाग के, ये भी मतलब वही कर रहे हैं जो अमर सिंह उइके कर रहा है। तो ये होता है कि एक कहावत है कि तो साहूकार, वो साहूकार हो जाता। तो यहाँ पे ये अमर सिंह उइके जो पकड़ गए हैं तो ये चोर होगा, और जो बच गया है वो साहूकार हो गया। तो साहूकार वो भी नहीं है। हम लगातार अभी आपको कंटिन्यू दिखाएंगे कि ये और भी जिलों के जो अधिकारी हैं, जो अब रिटायर भी हो चुके हैं और अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं, जो सहायक आयुक्त, उनकी चल अचल संपत्ति ऐसी बना के रखी है उन्होंने कि मतलब सरकार को भी मतलब गुमराह किया उन्हें, सरकार को भी नहीं मालूम है। और
जो भी इनने मतलब पैसा कमाया, कैसे कमाया है, क्या भ्रष्टाचार किए, हम इनको बहुत जल्दी और उजागर करने वाले हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे देवेश जी को और उनके मतलब साथी जो राम कृपाल चौधरी जी थे, कि इतने बड़े मामले को, ट्राइबल डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो इतना आसान नहीं है ट्राइबल डिपार्टमेंट से मतलब इन चीज़ों को बाहर निकालना। लोगों की उम्र कम मतलब हो जाती है, क्योंकि वो अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं कि मतलब जिन्होंने मतलब डेली बेसिस से लगे, वो डेली बेसिस पे ही रिटायर हो गए, और जो मतलब सीधे साधे थे कि अपनी कानूनी उनको विश्वास था कि हम मतलब अपनी ईमानदारी पे मतलब आगे बढ़ जाएंगे, उनको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मतलब बेईमानी करता था, चपरासी से वो अकाउंट ऑफिसर बन, अकाउंट का काम संभालने लगता है, प्रमोशन ले लेते हैं और विद्यालयों में बैठ जाते हैं, वहां पे सारा छात्रावास का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं, और इसमें प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कोई अमर सिंह उइके अकेला ही बंदा नहीं, अगर नीचे भी देखा जाए तो वो चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे उनके बाबू हो, सब अरबपति खरबपति हैं। इसकी तो जांच होनी चाहिए, मतलब पूरे संभाग की। और संभाग के अलावा अगर प्रदेश की बात आती है तो प्रदेश की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। और ट्राइबल डिपार्टमेंट अगर सरकारें बात करती हैं, और इस समय तो मोदी जी हो या फिर डॉक्टर मनमोहन यादव जो अभी मुख्यमंत्री बने, ये भी काफी मतलब बातें कर रहे हैं कि भाई हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। तो साहब, ये जैसे मामले जब सामने आते, एक छोटे से वीडियो अगर आपके पास वायरल होता तो फटाक से कार्रवाई कर देते। अब ऐसे मामले जब सामने आए हैं तो क्या आप काम करेंगे और उनको हटाने की बात करेंगे? अब ये आपका काम है, इन्होंने तो सामाजिक कार्यकर्ता है उसके नाते ये मामला सामने ले आया, लेकिन अब आपकी जवाबदारी बनती है कि उन पे कार्रवाई करें। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश।